नमस्कार। हम लोगों ने पिछले भाग में देखा कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का संगठन कैसा है और वायुमंडल की संरचना कैसी है। अब हम लोग इस भाग में देखेंगे मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। बच्चों, अभी कौन सा मौसम है? अगर मैं आपसे इस तरह के सवाल करती हूँ तो आपका जवाब होता है ठंडा, या आप बोलोगे गर्मी, या आप बोलोगे बरसात। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी ठंडी का मौसम है, अभी ठंड पड़ती है। बच्चों, किसी जगह के, किसी स्थान के प्रति घंटे, प्रतिदिन की जो मौसम की स्थिति होती है उसे हम लोग मौसम के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि दीर्घकाल तक, दीर्घकाल यानी लंबे समय तक किसी जगह की जो मौसम की स्थिति होती है उसे हम उस जगह की जलवायु कहते हैं। जैसे हम टुंड्रा प्रदेशों को ले लें। टुंड्रा प्रदेश में लंबी अवधि तक, बहुत लंबी अवधि तक हम लोग देखते हैं कि केवल बर्फ ही जमी रहती है, यानी ठंड पड़ती रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टुंड्रा प्रदेश की जलवायु जो है वो शीत है, यानी वहाँ ठंडी पड़ती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि टुंड्रा प्रदेश की जलवायु ठंडी है। मौसम के अध्ययन को मेट्रियोलॉजी और जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। बच्चों, जलवायु जो है वो किसी स्थान का, किसी जगह का ऐसा बुनियादी तत्व है जो उस जगह की स्थलाकृति, मिट्टी के प्रकार, वनों के प्रकार, वनस्पति के प्रकार आदि सभी को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों के रहन सहन को भी प्रभावित करता है। यहाँ तक कि उन लोगों के वस्त्र, भोजन, आवास को भी प्रभावित करता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, जैसे जो ठंडी जगह में रहने वाले लोग हैं उनके घर भी विशेष प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग बर्फीले प्रदेशों में देखते हैं लोग इग्लू में रहते हैं, यानी इस तरह के घरों में रहते हैं जहां बर्फ से कोई नुकसान न हो। उनके पहनावे भी जो होते हैं वो और जगहों से भिन्न होते हैं। उनके भोजन भी जो होते हैं वो गर्म स्थलीय प्रदेशों के लोगों के भोजन से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जलवायु प्रदेश में रहने वाले लोगों के भोजन, वस्त्र तथा आवास जो हैं वो आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। किसी वस्तु का तापमान क्या है यह जानने के लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए हम उसको छूकर देखते हैं। हम उसको छू करके देखते हैं कि वह गर्म है या ठंडा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें भी बुखार हो जाता है, तो हम तापमान, अपने शरीर के तापमान को नापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके जरिए हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर का तापमान क्या होता है। इसी तरह बच्चों, हर चीज़ के तापमान में कमी या वृद्धि होती है। तापमान हर घंटे, हर दिन, हर समय बदलता रहता है। यहाँ तक कि दिन का तापमान और रात के तापमान में भी अंतर होता है। यह अंतर केवल दिन और रात में ही न होकर के ऋतुओं में भी होता है। कई ऋतुओं में तापमान अलग होते हैं और कई ऋतुओं में तापमान अलग होते हैं। यह तापमान सूर्य से आने वाली आपतन यानी सूर्यातप पर निर्भर करता है। इसे हम लोग आपतन या सूर्यातप के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसे हम लोग दो नामों से जानते हैं, आपतन और सूर्यातप। सूर्य से आने वाली ऊर्जा का लगभग 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इसे ही हम लोग आपतन या सूर्यातप कहते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य से आने वाली किरणें या सूर्य का आपतन जो हमने पढ़ा, ये पृथ्वी पर पड़ता है तो यह भूमध्य रेखा पर ज़्यादा और ध्रुवों पर जाते जाते ये
कम होता जाता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय भाग, जो पृथ्वी का बीच का भाग है, यहाँ पर तापमान तेज होता है और ध्रुवों पर आपतन कम पड़ने के कारण ध्रुवों पर तापमान कम होता है। इस कारण हम लोग यह आसानी से समझ सकते हैं कि तापमान का सीधे सीधे संबंध सूर्यातप से है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वायुदाब। क्या आपको पता है कि हमारे चारों ओर जो वायु स्थित है, यह दाब उत्पन्न करती है। यह हमारे शरीर के ऊपर बल लगाती है, प्रेशर देती है। इस दाब को हम लोग वायु दाब के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता। यह क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि ये वायु जो है वो चारों ओर से हमारे शरीर के ऊपर प्रेशर देती है, बल लगाती है। ये जो हमारा शरीर है, इसके विपरीत दिशा में बल लगाता है। यही कारण है कि हमें इस वायु दाब का पता नहीं चलता। पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाया गया भार या दाब, इसे हम लोग वायु दाब के नाम से जानते हैं। यह वायु दाब समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, यह वायु दाब घटता जाता है। अधिक ताप वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस कारण यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसलिए यह भारी होती है। भारी वायु नीचे बैठकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण आसमान साफ होता है। वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। जैसा कि हम समझ गए, तापमान के अधिक होने पर वायु दाब कम होता है और तापमान के कम होने पर वायु दाब अधिक होता है। धरातल पर तापमान में भिन्नता के कारण हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 निम्न वायुदाब पेटी तथा 4 उच्च वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। पवन, पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण है, इसी कारण वायुदाब पेटियां बनती हैं। पवन यानी हवा, पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण है, इसी कारण वायुदाब पेटियां बनती हैं। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। अस्थायी पवन, जिस दिशा में हवाएं प्रायः साल भर चला करती हैं, उन्हें हम अस्थायी पवन कहते हैं। व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवन अस्थायी पवन के उदाहरण हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहते हैं। मौसमी पवन, जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें हम मौसमी पवन कहते हैं। ऐसे पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहते हैं। स्थानीय पवन, किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलते हैं, जैसे स्थलीय एवं समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। यह पवन उत्तरी भारत में मई जून में बहती है। अब हमारा अगला बिंदु है आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? किसी भी स्थान की वायु में स्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, उसमें जलवाष्प सोखने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम देखेंगे, जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है, बरसात के दिनों में वायु में नमी होती है, यानी वायु आर्द्र होती है, तो उसमें जलवाष्प सोखने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे बरसात के दिनों में हम अगर देखेंगे कि हमें पसीना आता है, तो वो जल्दी नहीं सूखता है। या हम लोग जब कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, तो भी वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। जलवाष्प ऊपर उठकर ठंडा होना शुरू कर देता है
और यह जलवाष्प जैसे जैसे संघनित होकर ठंडा होते जाता है, यह जल की बूंदों का रूप लेते जाता है और यह जल की बूंदें एकत्रित होकर आसमान में बादल का रूप लेती हैं और बाद में जब यह भारी हो जाती हैं, यानी जब इनमें जल समावेशित करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो यह बरसात के रूप में, बारिश के रूप में धरती पर बरस जाती हैं। बच्चों, क्या आपने आसमान में जेट वायुयान को उड़ते देखा है? आप देखोगे कि जब जेट वायुयान आसमान में उड़ता है तो उसके पीछे एक उजले रंग की, सफेद रंग की पूंछ की तरह हमें दिखाई पड़ती है। आपको पता है ये क्या है? जब जेट वायुयान का इंजन नमी छोड़ता है तो यह नमी संघनित होकर के हमें सफेद पद चिन्हों के रूप में दिखाई देती है। जब बादल की बूंदें वर्षण के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है तो वर्षा कहलाता है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरी चक्रवाती वर्षा। पहला संवहनी वर्षा। सूर्य तप से जब भूतल गर्म हो जाता है, उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है तो संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होता है। इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। दूसरा पर्वतीय वर्षा। जब हवा अपने साथ नमी लिए चलती है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है, तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। नमी युक्त वाले पर्वतीय ढालों से टकराकर ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर वर्षा कराती है। ऐसी वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। तीसरी चक्रवाती वर्षा। जब गर्म और आर्द्र हवा निम्न वायु दाब केंद्र के चारों ओर चक्र काटते हुए ऊपर उठती है, तब ठंडी होकर संघनित होकर के वर्षा कराती है। यह वर्षा चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। यह अधिकतर तटीय क्षेत्रों में होती है। जीव जंतुओं और पौधों को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। वर्षा का जल ही सतह के नीचे रिसकर भौम जल या भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। बच्चों, चक्रवात एक विशिष्ट मौसमी परिस्थिति है। जब किसी क्षेत्र विशेष का तापमान अधिक होने से निम्न वायुदाब की स्थिति होती है, तब चारों ओर की वायु निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को तूफान कहा जाता है। तीव्र चक्रवातीय तूफान का खतरा भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु की खाड़ी से बना रहता है। चक्रवात में हम देखते हैं बच्चों कि एक चक्र की जैसा उठता है और इससे प्रभावित होकर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत तेज वर्षा होती है। ये वर्षा तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव के जंगल भी पाराद्वीप एवं कोणार्क वाले जगहों से लगभग लुप्त हो गए हैं। 1999 ईस्वी के महाचक्रवात के बाद भी बंगाल की खाड़ी में तितली, हुदहुद, गाजा नामक कई चक्रवात आ चुके हैं। तो हम लोगों ने इस भाग में देखा मौसम एवं जलवायु क्या है, मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हुए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना और समझने का प्रयास किया। अब हम लोग अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। नमस्कार।